सिटीजनशिप के चैप्टर में, नागरिकता के चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे नागरिकता को लेकर संविधान हमारा क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान के कौन सा पार्ट में, पार्ट 2, ठीक है, या फिर भाग 2 में आप जाओगे तो वहां पे अनुच्छेद आपको मिलेंगे 5 से 11। कौन सा अनुच्छेद है, तो 5 से 11 ये अनुच्छेद जो है आपके नागरिकता से संबंध रखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स है, 5 5 से 11 to 11। ठीक है, और कौन सा पार्ट है तो क्या बताएंगे, पार्ट 2। 2। ठीक है, और इनमें नागरिकता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस संबंध में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने। अब यहाँ पे देखोगे नागरिकता किसको मिलेगी, ऐसा तो कोई इसमें अस्थायी तो कुछ नहीं हो सकता है, परिवर्तन तो होना लाजमी है ना। कोई व्यक्ति बाद में भी भारत के नागरिक बन सकता है, किसी की नागरिकता वापस ली भी जा सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकती है। तो यहाँ पे नागरिकता के संबंध में वैसे प्रावधान है जो कि 26 जनवरी 1950 तक दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत के नागरिक थे डेट टाइम तक। ठीक है, उन्हीं के बारे में दिया गया है। मतलब इसमें अधिग्रहण एवं नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है, न तो इसमें इनकी अधिग्रहण और न ही इनके नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। मतलब नागरिकता ग्रहण कैसे किया जाए, नागरिकता को वापस कैसे ली जाए, इनमें किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं है। और इसके संबंधी अधिकार किसको दिया गया, से सोचा गया से चलो संसद जो है समझेगी सो आगे चल के क्या करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें चल रही थी क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता देने की आवश्यकता थी, लेकिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, उसमें जो चीजें जो थी 26 जनवरी 1950 तक की थी। ठीक है, तो किसे अधिकार दिया गया से आगे का काम कौन देखेगा, तो आगे का काम संसद देखेगी। कौन देखेगी, संसद देखेगी। ठीक है, आप देखोगे संसद जो देखेगी तो क्या संसद जो है नया संविधान तो बना नहीं सकती है। अभी क्या संसद को नया संविधान बनाने का अधिकार है क्या, नहीं बन सकते। संविधान में क्या किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता। संशोधन करने का मतलब क्या होता है, मतलब संविधान के किसी उपबंध को हटाया जा सकता है, उसमें नया शामिल किया जा सकता है, या फिर पहले के उपबंध में कुछ अलग से कुछ चीजों को शामिल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं संशोधन करना। समझ रहे हैं ना। अब बोलेंगे किसी घर में आपको संशोधन करना है तो क्या करोगे, उसमें आप पुट्टी करवा देंगे, पेंट करवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे, उसके पूरे नींव को तो नहीं हिला सकते ना। नींव को हिलाने का मतलब क्या, टूटना होता है। तो इसमें संशोधन करने का अधिकार जो दिया गया संसद को दिया गया से चलो संसद जो है इनमें सारी चीजों को अपना देखेगी। और इसी मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता जब महसूस हुई तो एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, जो पहला बार जो अधिनियम जो आया था जिसको बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले संसद के द्वारा जो अधिनियम लाया गया उसको बोलते हैं, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, जिसके समय समय पे संशोधन किया जाता। तो जब भी आप देखते हो नागरिकता में संशोधन के संदर्भ में जो चीजें आती हैं वो आपको ध्यान में रखना है, 1955 वाले में ही संशोधन की जाती है। ठीक है, कब, अब कब कब संशोधन की गई है बता सकते हैं। ठीक है, तो कब कब संशोधन किए गए, सबसे पहले कब आता है, तो सबसे पहले आपको 1955 वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 1955 वाले में ही बार बार आपको संशोधन आपको देखने को मिलता है। अभी सबसे लेटेस्ट संशोधन कब हुआ है नागरिकता में, तो क्या बताएंगे, सबसे लेटेस्ट कब आया, सीएए कब आया, क्या बताएंगे। 19 में सर, हाँ 2019। 2019 में आया है। ठीक है, ये हमेशा संशोधन जो होगा किसमें होगा, तो आपका 1955 वाले में ही होगा। ठीक है, तो अभी जितना भी संशोधन जो हुआ है ना उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत से आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संशोधन के साल में बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान में रखना है कब होता है, 1955 में होता है। 1955 के बाद 1986 में होता है जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार करेक्ट कर लेंगे। आई थिंक एक बार 2003 में होता है, 2014 में भी होता है। ठीक है, और 2019 में होता है। ठीक है, एक तो आपका 1955 वाला तो है ही, एक बार इसका तारीख के साथ डाउट हो सकता है, हम लोग आगे देख लेंगे इसको। लेकिन जब भी संशोधन होगा ना तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन होगा। ठीक है, इसको संसद के द्वारा पास किया गया, इसी में बार बार क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। अब देखेंगे संविधान निर्माण के उपरांत, उपरांत के मतलब बाद। ठीक है, संविधान जब हमारा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, लागू हो गया,
तो उस समय नागरिकों की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत में नागरिक बने। कौन कौन से लोग भारत में नागरिक बने उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें कौन है? और उस समय भारत का जो निवासी किनको माना गया? जो 3 में से एक शर्त को पूरा करता। पहला शर्त कौन है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, अभी संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। किस किस को? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान जिस समय लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो ये एक पहला कंडीशन था। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और निम्न में से 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में समझिए। मतलब नागरिकता उनको भी मिल सकता है जो पाकिस्तान से भारत वापस आ गया और उनमें से उनका या तो दादा या फिर दादी, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुआ, जिसमें भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक ही था। उस समय से उनके पेरेंट्स में से कोई भी अगर, सॉरी, दादा दादी में से, माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई भी अगर भारत में अगर जन्म लिए हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आके भारत में रहना चाहता तो रह सकता है और नागरिक बन सकता है। ठीक है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व हस्तांतरित हुआ, ध्यान रहे उसमें भी एक कंडीशन था, वह 1948 तक भारत आ जाना चाहिए। अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। ठीक है, यदि उसने 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, मतलब भारत में आया इसके बाद की तारीख की बात कर रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। मतलब बाद में भी उसको नागरिकता मिल सकती थी, लेकिन वो नागरिकता जन्म से न होकर पंजीकरण के माध्यम से होगा। और पंजीकरण तभी होगा जब भारत में 6 महीने तक रहा गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गया होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। जैसे मतलब कुछ लोग मतलब भारत गए, भारत में थे, ठीक है, जैसे आजादी के समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वो तो भारत के रह गए क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट सपोर्टिव थी, लोग अच्छे थे। लेकिन भारत से जो लोग पाकिस्तान गए वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान में रहे नहीं। भारत से पाकिस्तान जाने के बाद फिर से वहां की स्थिति को देख के वापस लौट आए। मतलब भारत से पाकिस्तान गए और फिर वहां से वापस आ गए। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, वो भारत के नागरिक बन सकता है। कब बनेगा? तो उसको पंजीकरण और प्रार्थना के माध्यम के बाद ही वो भारत के नागरिक बनेगा और उसको कम से कम 6 मंथ तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन था। अब आते चौथा देखते हैं। यदि व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जिनके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ, जिसमें भारत का बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वह भारत से बाहर रह रहा, वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे उसने, यदि उसने भारत के नागरिक रूप में पंजीकरण, कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि वो भारत की नागरिकता भी ग्रहण कर सके। तो ये सारे कंडीशन जो है नागरिकता को प्राप्त करने के थे। कुल मिलाकर ये व्यवस्था नागरिकों की चर्चा करती है। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुआ मतलब पाकिस्तान से वापस आया हो। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है? वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान गया लेकिन फिर पाकिस्तान से वापस कहां आ गया? भारत आ गया। ठीक है, फिर चौथा कंडीशन क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। ठीक है, ध्यान रखो, जो भारतीय मूल का है लेकिन बाहर रह रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, इसे नहीं बोलते भारतीय मूल के ऋषि सुनुक है। ठीक है, तो ऋषि सनुक जो है भारतीय मूल के है। भारत से सुंदर पिचाई क्या है? भारतीय मूल के है, लेकिन कहाँ रहते हैं? अमेरिका रहते, अमेरिकन सिटीजनशिप है उनके पास। ठीक है, तो इन सारी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको भी जरा समझने की चीज है। मैं बोला था ये चैप्टर थोड़ा काफी दिमाग लगा के समझने वाली है, क्योंकि ये पहला एक चैप्टर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का ये चैप्टर है, सिटीजनशिप, इसमें दिक्कत होती है। वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। मतलब वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा। ऐसा इसलिए है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते, जैसे आप अमेरिका गए पढ़ने और वहीं पे रहने लगे, आपको क्या होता, वहां की नागरिकता मिल जाती है। जैसे ही वहां की नागरिकता मिलेगी, आपकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, तो भी वो भारत का नागरिक होगा। संसद को अधिकार है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा समझिएगा। किसके पास कैपेबिलिटी है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, जो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। नागरिकता का अर्जन मतलब नागरिकता को प्राप्त कैसे करें, या फिर नागरिकता को समाप्त कैसे करें, या फिर नागरिकता से संबंधित किसी अन्य प्रकार के कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जब मैं संसद शब्द का प्रयोग करूं तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखना, कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसे मैंने बोला था, तो भाई साहब 4-5 बार आया है, ये आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है। 55 है, 86 है, 3 है, 14 है, 19 है। मुझे यही याद आ रहा था, थोड़ा देख लेते हैं, श्योर मैं तो नहीं हूं। तो सबसे पहले जो है आपको 55 में नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को कब समाप्त कर दिया गया? तो 2003 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्या? तो राष्ट्रमंडल नागरिकता को समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी, इसको भी जरा समझना है। तो ये सारी चीजें जो थी, नागरिकता किसको किसको मिली उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ या फिर भारत का विभाजन हुआ, उस समय के स्थिति को समझेंगे। अब देखेंगे, आप मान लीजिए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद भी तो बहुत सारे लोगों को नागरिकता देने की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से होगा? तो नागरिकता का अर्जन की बात करेंगे, जन्म के आधार पर हो सकता है, वंशानुगत के हिसाब से हो सकता है, पंजीकरण के हिसाब से हो सकता है, प्राकृतिक एवं क्षेत्र के समाविष्ट करने के आधार पर हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो भाई साहब उसको नागरिकता तो मिल ही जाएगी। वंशानुगत होगा, इसके माता पिता भारतीय, उनको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के हिसाब से होगा, ठीक है, आवेदन देके भी नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मिलता है, जैसे अभी एक पाकिस्तानी गायक है जिसका नाम अदनान सामी, उसको भारतीय नागरिकता दी गई। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट मतलब भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र को मिलाएंगे तो उसके नागरिकता को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे किसे मान लेंगे, सिक्किम को, सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया 1975 में, तो वहां के नागरिक भारतीय नागरिक हुए ना। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आता है, जिस सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में मिलाया तो सिक्किम के सारे ही नागरिक क्या स्वतः भारतीय नागरिक हो गए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो क्या सिक्किम के सारे ही नागरिक को संशोधन करके भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी? तो ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो सिक्किम में जो कि भारत के अ, भारत के भारत के खिलाफ विद्रोही भावना रखते होंगे, फिर भारत के विविधता के, भारत के इंटीग्रिटी के लिए चुनौती हो, तो वैसे लोगों का नागरिकता समाप्त नहीं भी दिया जा सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोनिया ठीक है। गांधी। ठीक। तो कुछ आधार है, जन्म के आधार पे, वंशानुगत का, सोनिया गांधी के पंजीकरण के आधार पे उनको नागरिकता मिली होगी। ठीक है। प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पे। ठीक है। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति को अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है। तो जन्म से नागरिकता किनको मिलेगी? तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद
परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई या उसके बाद यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहले क्या था, माता पिता में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन बाद में 2003 में संशोधन आया, 2004 के बाद ये नियम लगाया गया तो भाई साहब यदि व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 में हो तो उसके बाद भारत में हुआ तो वो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों जन्म के समय भारत के नागरिक हो। पहले क्या होता, माता पिता में से कोई एक होता था, अब क्या कर दिया, तो माता पिता दोनों या माता या पिता में से उस समय भारत के नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, या फिर ये भी कंडीशन है से माता और पिता में से उस समय कोई एक भारत के नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, ध्यान में रखना, अवैध प्रवासी जैसे कि रोहिंग्या है, क्या है, अवैध प्रवासी है ना। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। एक चीज के एक मान लीजिए भारत में कोई राजनयिक है, राजनयिक का मतलब एम्बेसडर जिसको राजदूत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अमेरिकन कोई राजदूत है, वो भारत में है तो जाहिर सी बात उनके फैमिली भी आएंगे, और फैमिली में से मान लीजिए उनके बच्चे भारत में हो गए तो क्या वो बच्चा कहाँ का नागरिक होता, तो बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि इस आधार पे नहीं उसको नागरिकता मिल सकती है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना, तो इस आधार पे नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो ये जो नागरिकता लेने का अधिकार क्या था, ये जन्म के आधार पर किनको नागरिकता मिलेगी, सो है। अब आते हैं वंश के आधार पर किनको नागरिकता मिलेगी। कोई व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर उसका अगर जन्म हुआ है तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है, अगर जन्म के समय अगर उसके पिताजी अगर भारत के नागरिक है, अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर कहीं भी हुआ, किसी दूसरे देश में भी हुआ, तो उसको भी भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, ये कंडीशंस है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति को का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो उसी वह तभी भारत के नागरिक बन सके जो उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहले क्या था, केवल पिता का कंडीशन था, अब जाके 10 दिसंबर 1992 के बाद फिर से संशोधन करके क्या लाया गया, तो भाई साहब माता पिता में से कोई एक हो। ठीक है, तो चलेगा। पहले क्या था, पहले केवल पिता था, अब जाके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक रहेगा, अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर कहीं भी हुआ तो भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर एक नियम आता है 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। ठीक है, यदि केंद्र सरकार की सहमति से उसका अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन वाली, कोई व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होता है, ठीक है, उसके माता पिता का संबंध भारत से है। ठीक है, मतलब उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक है, एक कंडीशन आप समझ लो। ठीक है, लेकिन वह जन्म की जानकारी देना पड़ेगा भारतीय इसको, तो भारतीय दूतावास को देना पड़ेगा, फिर भारतीय वहां पे कांसुलेट होते उनको देना पड़ेगा कि हाँ मेरे बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ है, हम यहाँ पे इनका पंजीकरण करवा दे, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर लेट भी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 1 वर्ष के बाद, अगर 1 वर्ष अगर डिले होता है तो उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, संशोधन ठीक है हुआ है। इस प्रकार बच्चे का भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में देना होगा, उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए आपके पास सिंगल पासपोर्ट होगा, एक ही पासपोर्ट होगा
दो पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट कहीं ना कहीं से आपके सिटीजनशिप को भी क्या करता बच्चा है। तो सर 18 साल का होगा तब ना सर देना पड़ेगा, पहले थोड़ी। नहीं, अभी तो उसका ध्यान रखिए, अभी मतलब उसके माता पिता को शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। जब बच्चा 18 साल का होगा तो वो खुद डिसाइड करेगा कि हमको भारतीय नागरिकता रखना है या फिर नहीं रखना है। अभी बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो वो डिसाइड करेगा, ठीक जी। है। ध्यान रखना, अगर उसको भारतीय नागरिकता छोड़ना होगा तो छोड़ सकता है, क्योंकि उसका जन्म ऑलरेडी भारत के बाहर हुआ है और उनके माता पिता का संबंध भारत से है। अगर उसको माने से भाई हम अमेरिका में जन्म लिए हैं, हमको अमेरिकन सिटीजनशिप हमको चाहिए, ठीक है, तो भारतीय नागरिकता त्याग देगा। लेकिन कब वो निर्णय लेगा, जब उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो जाएगी तब। पुनः एक नाबालिग को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर लेगा। देखिए यहीं पे वयस्क होने का मतलब वो डिसाइड लेगा 18 साल के बाद, वो क्या होगा, वयस्क हो जाएगा, उसके 6 माह के अंदर उसको क्या लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है नागरिकता लेने का, पंजीकरण के माध्यम से। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति में अवैध प्रवासी नहीं हो। अवैध प्रवासी मतलब रोहिंग्या जैसे है ना, अवैध प्रवासी है, ठीक है। कुछ समय पहले अब एक चकमा, चकमा जो था बौद्ध का प्रजाति शरणार्थी। है, ठीक है, वो भी शरणार्थी है। शरणार्थी और प्रवासी में अंतर होता है। शरणार्थी आपसे शरण मांगते हो, बता कर आते हैं, ठीक है। प्रवासी क्या होता है, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। अमेरिका अभी किसको भेजा, शरणार्थी को भेजा कि प्रवासी को भेजा, किसको भेजा, अवैध प्रवासी थे ना। प्रवासी अमेरिका भेज। शरणार्थी, हाँ शरणार्थी नहीं, शरणार्थी शरण मांगने के लिए आता है, और प्रवासी जो होता है घुसपैठिया होता है, ठीक है। भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक से संबंध हो। सबसे पहले किसको नागरिकता देगी, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति कर आवेदन देने के ठीक पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह सका है, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखिए, 7 वर्ष। अगर नागरिकता के आवेदन करने से कितने वर्ष पहले से भारत में आप रह रहे हैं, 7 वर्ष, ठीक है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश के अंदर रह रहा हो। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, वह व्यक्ति अपने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। सोनिया गांधी वाला कंडीशन, राजीव गांधी से विवाह कर लेती है, 7 वर्ष से अधिक भारत में रह रही तो नागरिकता मिल जाएगी ना, ठीक है। तो पंजीकरण के माध्यम से मतलब कोई व्यक्ति है, विदेशी है, ठीक है, उसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया और 7 वर्ष से कंटिन्यू भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के द्वारा उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन सर यदि मान लीजिए 7 साल 10 साल यदि बाहर में चली गई फिर तो उसके बाद सर, क्या, अगर मान लीजिए 7 साल भारत में रहे तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि वो मान लीजिए अगर वो विदेश चली गई 10 साल तक बाहर में रह रही है तो उसकी नागरिकता खत्म हो तो उसकी जाएगी या कब नागरिकता रहेगी? तब तक नहीं जाएगी तब तक वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आदमी है तो कहीं ना कहीं का नागरिक होगा ना। नहीं रह रही है सर, बाहर में रह रही है, मान लीजिए वहां का। नहीं 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 जाएगी, नहीं जाएगी। अब 10 साल 15 साल बाहर में रह लीजिए, तब तक आपकी हम्म, नागरिकता नहीं जाएगी, तब तक आप उस देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर लेते। कॉमन सेंस की बात है, जब आप भारत के नागरिक हो और 10 साल तक किसी दूसरे देश में आप कैसे रह जाओगे, किस उद्देश्य से नहीं रहोगे। मान लीजिए सर शत्रु देश की तरह मान लीजिए अगर रह रहा है तो, कहाँ शत्रु देश की तरह रह रहा हो। मतलब कोई मान लीजिए भारत में कुछ ऐसा करने वाला हो जैसे बाहर में रह रहा हो, भारत को नहीं बताया हो, हम्म हम्म तो क्या होगा सर, उसका नागरिकता खत्म होगा कि रह ही जाएगा फिर? सुनिए मेरी बात को, ठीक है, विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, जी। इसको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है, 7 वर्ष ने भारत में निवास किया, इसको भारत की नागरिकता मिल गई। अब व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल गई, ये व्यक्ति किसी काम के उद्देश्य से अमेरिका चला गया, ठीक है। अमेरिका में चला, इसके पास वर्क वीजा लगा, वर्क वीजा इसको 5 साल का इसको मिला, 5 साल के लिए अमेरिका में चला गया, ठीक है। तो इसकी नागरिकता बहाल रहेगी, ठीक है, इसकी नागरिकता नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी नागरिकता, ठीक है, जब तक वो अमेरिका का सिटीजनशिप नहीं बन जाता तब तक। 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, कोई मतलब नहीं है, तब तक नागरिकता नहीं जाएगी। एक बार सिटीजनशिप मिल जाने के बाद तब तक वो अमेरिकन या फिर किसी अन्य देश का
सदस्यता ग्रहण नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, ध्यान में सन रखना है है तो इसको। सब, जैसे राजीव गांधी का वाइफ जैसे सोनिया गांधी सर, क्या कहते अरे हैं, मान लीजिए रिलेशन उसका, हाँ, तो रिलेशन है तो क्या हो गया, तो उसकी अगर नागरिकता वहां पे बाहर दस रह साल रही पंद्रह है साल रहने। भारत में, हाँ, बिना नहीं बताए नहीं रह रही जाएगा। भारत में बिना अच्छा, बताए रह रही है, भारत में बिना बताए कोई कैसे रह सकता है। अगर मान लीजिए कॉमन यहाँ से सेंस की कहीं, बात है यार, कैसे भी रह सकता है। पासपोर्ट एंट्री होता है ना, भारत में आओगे तो पैदल थोड़ी ना आओगे। आप वो आएंगे सबको तो थोड़ी पासपोर्ट सर का एंट्री पासपोर्ट कर। चाहिए, किसको पासपोर्ट नहीं चाहिए? जैसे राजीव गांधी सोनिया गांधी का सर बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। उसको क्या मूर्ख सर है आप। मतलब, बिना पासपोर्ट का ही चला, इटली से कोई ऐसे बिना पासपोर्ट का चला आएगा? नहीं एक बार जा सकती है, उसके बाद बार बार थोड़ी चेक होगा सर। वो आप जानते हैं, नहीं चेक होता है। सर किसी हमको देश में तो आप थोड़ा एंट्री पता है। करेंगे, नेपाल है क्या ये? बिना पासपोर्ट का एंट्री कर सकते हो। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, उनका भी पासपोर्ट होता है। अच्छा पासपोर्ट पे ठीक है सर, देखिएगा लिखे पासपोर्ट जरूरी है, अच्छा ठीक राष्ट्रपति है का। हाँ, सर। बिल्कुल। हाँ, हर चेक पॉइंट पे एक भी यात्रा बाहर का आप यात्रा करते हो, सब कुछ रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, ध्यान में अच्छा रखिए, फालतू क्वेश्चन नहीं। चलिए, आपको ऐसा ही लगता है विदेश नीति ऐसे ही चल जाता है? अगर कहीं भी जाते हैं कुछ देश को छोड़ के, ठीक है, जैसे नेपाल में कोई पासपोर्ट अलाउ नहीं है। कुछ देश में क्या होता है, एक दो चीजें होती है, सुनिए। सबसे पहले एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट क्या आपको बोलता है, से आपको किसी देश में जाने का अधिकार है। भारत सरकार के राष्ट्रपति के आदेश से किसी अन्य देश में आपको अधिकार है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जिस देश में आप जाना चाहते हो, वो देश आपको रखना चाहेगा, उसके लिए वीजा अलाउ होता है। बिना वीजा के आपको देश घुसने देगा आपको? तो एक तो पहले आपका पासपोर्ट है, भारत सरकार आपको पासपोर्ट जारी की से आप जा सकते हैं इस देश में। उसके जिस भी देश में जा रहे हैं उस देश का भी तो अलाउ होना चाहिए ना, वो देश आपको अपने यहाँ उसके लिए वीजा होता है। ऐसे नहीं कि घुस गए किसी देश में गए, वीजा के लिए एक प्रोसीजर होता है, 1 महीना 1.5 महीने पहले वीजा के अलाउ करना पड़ता है। फिर उस देश से वीजा एंट्री होता है, वो पूरा वो जो देश जो है वो पूरा आपका रिकॉर्ड देखेगी से क्यों आना चाहता है ये व्यक्ति हमारे यहाँ। टूरिस्ट वीजा पे आना चाहता है, स्टूडेंट वीजा होता है, वर्क वीजा होता है। पूरा आपका रिकॉर्ड खंगालेगी किसी व्यक्ति का, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। जब वो वीजा जब स्पॉन्सर होगा तो फिर वीजा आता है, भारतीय विदेश मंत्रालय के पास वीजा आएगा। वहां से फिर आपको वीजा मिलेगा, फिर आप जाके यात्रा कर पाओगे। कि ऐसे ही कोई चला जाता है? फिर समय समय पे एक लिमिट होता है, से वीजा को 6 महीना पे रेनुअल कराना पड़ता है। फिर आप जाओगे रेनुअल करवाओगे वीजा के, से हम इस देश में 6 महीना रहे, फिर 6 महीना में वीजा एक्सपायर होने वाला, फिर रेनुअल करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फिर 6 महीना पे करवाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जैसे ही फिर वीजा का एक पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का पीरियड होता है, तो 5 साल जैसे आपका वीजा को समाप्ति होगा, तो 5 साल के अंदर में जैसे आप नहीं लौटोगे, उसके बाद वहां का पुलिस आपको खोजेगी, इसे व्यक्ति जो था 5 साल का इसका वर्क वीजा था, ये कहाँ समाप्त हुआ। उसके बाद अगर गलती से भी अगर आप धरा गए ना, तो बहुत बुरे फंसोगे। तो 5 साल वर्क वीजा समाप्त होने के तुरंत आपको लौटने के बाद होता है, क्योंकि अगर 5 साल के बाद आप नहीं लौटते हो तो आपको एक भगोड़ा या फिर उस टाइप का घोषित किया जाएगा आपको। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, ये ऐसे विदेश नीति नहीं चलता, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि कहीं भी उठकर चले गए, ठीक है। ये अपने राज्य में ही घूम सकते हो। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है ना, तो एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से पहले भी थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। जैसे कोई आदमी न्यूयॉर्क से कोई सैन फ्रांसिस्को अगर सफर कर रहा है, तो उसको भी एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। भारत में नहीं, इसे उठ के झारखंड से लेके बिहार चले गए, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है तो वहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो उसको भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है पंजीकरण के द्वारा। ये सब पंजीकरण है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु का हो, पूरी आयु का मतलब वयस्क हो, क्षमता का हो, तथा वो क्षमता कहने का मतलब व्यक्ति दिवालियापन नहीं हो, पागल नहीं हो, ठीक है। मतलब व्यक्ति है, दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो बच्चा हो सकता है, तो उसको बोलेंगे वयस्क नहीं है। एक वयस्क हो सकता है, तो वहां पे भी दो कंडीशन हो सकता है। वयस्क हो तो वयस्क में भी हो सकता है, मतलब पागल टाइप के इंसान हो, मतलब मानसिक रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं हो। जो व्यक्ति का मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात वो अपने सारे फैसले नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो सब मानसिक रूप से जो स्थिति जिनका ठीक नहीं, वो भी तो भारत के नागरिक है या फिर किसी न किसी देश का नागरिक है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है, सो समझिए। तो कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो, तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, ठीक है। ध्यान रखें, कब? जब उनके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, तब उनके लिए 12 महीना है। और जिनका कोई भी कंडीशन से भारत से हो ही नहीं, उनके लिए 7 साल का निवास करना जरूरी है।
कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने सदांतर निवास कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय मूल का माना जाएगा। उसके लिए कंडीशंस क्या है उसको समझिए। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए और 15 अगस्त 1947 कर भारत का अंग बनने वाले भूभाग क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, मतलब समझिए, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा। ठीक है, मतलब जन्म से ही भारतीय मूल का यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 के बाद की भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, ये सारे श्रेणी जो है लोगों को भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकरण होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता जो ग्रहण करेंगे उनको निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। सो भारतीय संघ के प्रति आप निष्ठावान रहेंगे, आप मतलब क्या रहेंगे, क्या बोलते हैं, समर्पित रहेंगे। तो यहाँ पे इनको शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए था, अभी अभी नागरिकता अधिनियम के बाद जो उनको अभी दिया गया ना, अभी नागरिकता दी गई है ना अभी हाल फिलहाल में, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन सबको भी शपथ दिलाई गई थी। रीजन क्या था, वो सब पंजीकरण के द्वारा ही सबको नागरिकता मिली थी। ठीक है, अब देखेंगे प्राकृतिक रूप से नागरिकता किनको मिलेगी। तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो, जब भी हम बोलेंगे किसी व्यक्ति में तो उसमें अवैध प्रवासी नहीं होगा, को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता है। क्या क्या, एक ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, एक ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं बन सकते, पहला कंडीशन है। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत की सेवा में हो, तो इसमें थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा होगा। ठीक है, यदि वह भारत में रह रहा होगा या भारत सरकार की सेवा हो या इनमें थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम कितने महीने पूर्व भारत में रहना चाहिए, 12 महीने। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो, ठीक है, और भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें थोड़ा एक और थोड़ा अन्य में हो, तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, ठीक है, यहाँ पे संशोधन ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इसमें, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ठीक है, 3 जगहों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए भारत में निवास या सरकार की सेवा की इस कुल अवधि में 5 वर्ष कम नहीं कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 3 देश से नागरिक जो आए थे उन सबको नागरिकता देने की बात कही गई है। ठीक है, इनमें से कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, कोई भी एक भाषा 8वीं अनुसूची में, कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में हो, भारत में रहने का इच्छुक हो, भारत सरकार की सेवा या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों के निकाय में हो, उसे प्रवेश या उसे जारी रखे। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों को प्राकृतिक शर्तों के मामलों में नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति के विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानवीय उन्नति में संबंध हो। लेकिन ये कंडीशंस कुछ है, ठीक है, ऊपर में जो भी कंडीशन सब हटा दिया जाएगा अगर संसद अगर चाहेगी। अगर वैसे व्यक्ति को सेवा, विज्ञान, दर्शन में, कला में, साहित्य में, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति को नागरिकता के लिए फिर से वही प्रतिनिष्ठा के, भारत के संविधान के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती, जैसा कि कैसा था पंजीकरण वालों में था। ठीक है, अब 5वां कंडीशन क्या है, तो क्षेत्र समावस्ती के द्वारा। ठीक है, जैसे मतलब भारतीय क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र के शामिल करेंगे तो वहां के नागरिकता को भी भारतीय नागरिकता देनी पड़ेगी। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को
भारत की नागरिकता घोषित करती है, सारे को नहीं देगी। अगर भारत सरकार को मन करेगा से किसी कुछ व्यक्ति को नागरिकता नहीं दे तो नहीं देगी। ऐसे उल्लेखित तारीख से भारत की नागरिकता हो, तो उदाहरण के लिए पौंडीचेरी अब भारत का हिस्सा बना ना, पहले तो फ्रांस का अंग था। भारत सरकार ने नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया और आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। जो भी आदेश जारी करेंगे या फिर जो भी संशोधन करेंगे, तो मूल रूप से संशोधन जो होगा नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन होगा, ठीक है। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौता, ठीक है, जो कि विदेशी मुद्दों पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। इसको हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। से असम समझौता जो हुआ था 1985 में, तो वहां पे आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कल जो था इसमें नागरिकता संशोधन नियम 2019 वाला जो है, जो कि इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि अभी नागरिकता दी भी गई है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से होती है उसको भी देखेंगे, जिसमें स्वैच्छिक त्याग, अपने आप से त्याग दीजिए नागरिकता, आपकी नागरिकता को बर्खास्त भी कर दी जाएगी, या फिर आपकी नागरिकता से वंचित किया जाएगा। 3 आधार पर नागरिकता आपका समाप्त होगा, वंचित कर दिया जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, और साथ में आपका स्वैच्छिक त्याग कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बर्खास्त किस कंडीशंस में होता है, ठीक है, जब किसी अन्य देश की नागरिकता को आप प्राप्त कर लेते हैं, आप नागरिकता आपकी बर्खास्त हो जाएगी। वंचित क्या होती है, या फिर गलत तरीके से आपने नागरिकता ले लिया तो आपकी वंचित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई रोहिंग्या मुसलमान है, उसने क्या किया, भारत में आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ बना लिया है, ठीक है, और उसने नागरिकता के लिए भी अप्लाई किया, उसका हो गया नागरिकता, लेकिन बाद में पता चले सर्वे में से इसने गलत तरीके से नागरिकता ली है, तो उसको नागरिकता से वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे थे नागरिकता लिया कैसे जाता है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, किस लोगों की नागरिकता समाप्त हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, ठीक है। कल खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैसे नागरिक, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है नागरिकता को लेके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में आइए, अब बाकी जो है जिसको देख लीजिएगा, नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है, नागरिकता लिया कैसे जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को